गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। आपको एक मैं गद्यांश पढ़ने के लिए दे रही हूँ, आपने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और साथ ही साथ मैं उसको रीड करूँगी, आपने सुनना है। फिर उसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपने देने होंगे। ओके? लोकोक्तियां क्या है? प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्न पूछा गया है, लोकोक्तियां क्या है? लोकोक्तियों का विषय आपने 8th क्लास तक किया और मुहावरे जो है वो 10th क्लास में आप कर रहे हो। 9th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन लोकोक्तियां आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। पंजाबी में और हिंदी में आप लोकोक्तियां कर चुके हो। इसी पर आधारित एक गद्यांश आज हम पढ़ेंगे। लोकोक्तियां क्या है? लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति। लोग कहते हैं जन सामान्य को, जनता को, जनता जनार्दन को। और जनता क्या है? इसके अंतर्गत गांव, कस्बे, नगर, वन, पर्वत आदि में के रहने वाले सामान्य जन, जो आम भारतवासी हैं या किसी देश के वासी हैं, उन्हें कहा जाता है। ये चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, किसान है या मजदूर है, कारीगर है या कलाकार है, विविध व्यवसायी, विविध व्यवसायी अलग अलग काम काजी व्यक्ति, काम को करने वाले व्यक्ति, शिल्पकार है, प्रहरी, प्रहरी मीन्स जो पहरा देते हैं, सैनिक आदि सभी आते हैं। इन्हीं को ही हम जन सामान्य कहते हैं। तात्पर्य ये है, भाव ये है कि देश की धरती के सामान्य निवासी लोग कहलाते हैं। जो देश में रहते हैं सामान्य लोगों को ही लोग कहा जाता है, रहने वाले निवासियों को ही लोग कहा जाता है। उक्ति का अर्थ है कथन। लोक जमा उक्ति, लोक का अर्थ आपको क्लियर हो गया। अब उक्ति का क्या अर्थ है? उक्ति मतलब कथन। सामान्य कथन तो वार्तालाप होता ही है। हम दिन भर में खूब बातें करते हैं, परस्पर व्यवहार में बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। मैं आपसे मीटिंग के दौरान बातें करती हूँ, आप दोस्तों के साथ बातें करते हो, अपने मम्मी पापा के साथ बातें करते हो। तो बहुत सारी सामान्य बातें, कुछ फालतू बातें भी हम दिन भर में बोलते हैं, सभी बोलते हैं। कुछ तो ठीक बोलते हैं, लेकिन कुछ आम बातचीत करते हैं जिसे वार्तालाप कहा जाता है। परंतु उनमें अधिकांश ऐसा होता है जो ना कहने वाले को स्मरण रहता है और ना सुनने वाले को और ना ही जनता को। इस पंक्ति का भाव ये है कि जो हम दिन भर में बहुत कुछ कहते हैं, कई बार हम कहकर उसे भूल जाते हैं, और जिससे कहते हैं वो भी सुनकर उसको भूल जाता है। और तीसरा, जो कोई उसे सुनता है वो भी उस पर ध्यान नहीं देता, वो भी उसको कुछ समय बाद भूल जाता है। ये तो हुआ आम वार्तालाप, आम बातचीत जो कि सभी करते हैं। इसलिए वे विशेष कथन, अब यहाँ पर लोकोक्ति उक्ति क्या है उसका अर्थ बताया गया है। वे विशेष कथन जो विशेष समय, विशेष परिस्थिति और किसी विशेष उद्देश्य, उद्देश्य मतलब किसी मोटिव से कहे जाते हैं, उन्हें हम उक्ति कहते हैं। वे विशेष कथन जो किसी विशेष समय पर ही बोले जाते हैं, किसी खास परिस्थिति में बोले जाते हैं और किसी विचार से बोले जाते हैं, किसी उद्देश्य से बोले जाते हैं, उन्हें हम उक्ति कहते हैं। वह सुविचारित कथन, सुविचारित अच्छा विचार, सुविचारित कथन जो सूत्र रूपी, सूत्र रूपी एक धागे में जैसे पिरोया होता है, सूत्र कहते हैं एक धागे में पिरोने को, सूत्र रूप में प्रभावी ढंग से किसी परिस्थिति विशेष में किसी उद्बोधन, किसी उद्बोधन के रूप में कहा जाता है, किसी का बोध, किसी को बोध कराने के लिए कहा जाता है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। और ये लोकोक्ति की परिभाषा है, इस पर आधारित प्रश्न आएगा, ध्यान से आप इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन इसके विपरीत, इसके उलट, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित होने वाले कथन को हम मुहावरा कहते हैं।
जैसे कि ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। ये कोई ये जो मुहावरे की डेफिनेशन है, ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित होने वाले कथन को हम मुहावरा कहते हैं। कोई विशेष अर्थ देता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण एक वाक्य होती है। और मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात कि क्रिया का होना भी बहुत आवश्यक होता है। लोकोक्ति के अर्थ को समझने, व्याख्या करने में प्रायः आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि लोकोक्ति जो है वो उसका अर्थ उसको पढ़कर ही समझ में आ जाता है, उसकी व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसा अनूठा प्रयोग है कि पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, सभी प्रकार के लोग उसे स्वतः मीन्स अपने आप ही समझ लेते हैं और उसका सही सही तात्पर्य निकालकर उसमें अंतर्निहित शिक्षा अथवा व्यंग्य का पूरा पूरा आनंद उठाते हैं। अब इस लाइन से भी पता चल जाता है कि लोकोक्ति हमें कोई शिक्षा भी देती है और व्यंग्य पूर्वक ढंग से कुछ ना कुछ बात भी समझा देती है, मजाक मजाक में। तो इसको पढ़कर आनंद तो आता ही है। जो कथन साधारण रूप में कहने पर नीरस प्रतीत होता है, लोकोक्ति के समायोजन से अनुरूपम सौंदर्य प्रदान करने वाला सरस और सजीव बन जाता है। जो हम वाक्य बोलते हैं कई बार उसमें ऐसा रस दिखाई नहीं पड़ता, सुनने पर बहुत ज़्यादा आनंद नहीं देता, लेकिन अगर हम उसको उसमें लोकोक्ति को मिला देते हैं, लोकोक्ति का उसमें समायोजन कर देते हैं, तो बात जो कहने वाली बात है वो और अधिक निखर कर दूसरों के सामने आती है और समझने वाला भी उसे आसानी से समझ लेता है और कहने में भी बात जो है वो सजीव सी लगती है। जो पहले नीरस लग रही थी वो अब सजीव लगती है, अर्थात बात में बल लगता है। लोकोक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है, मनोरंजन करती है। लोकोक्ति से हम बहुत बार जो है शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। विधि निषेध का ज्ञान कराती है। विधि होता है ढंग, क्या ढंग है जीवन जीने का, क्या ढंग है। निषेध मीन्स किस बात की मनाही है, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जीवन में हमें नहीं करनी चाहिए, तो ये भी लोकोक्ति के द्वारा हम भली भांति समझ लेते हैं। निराशा को आशा में बांधती है। जब व्यक्ति निराशावादी होता है तो उसे आशा बंधाती है, आशा में परिवर्तित करती है। अहंकारी और अत्याचारी को चेतावनी भी देती है और असहाय को साहस, हारे हुए व्यक्ति को ढांढस देती है। कई बार हम मन ही मन बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं, निराशा महसूस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये लोकोक्तियां पढ़कर, किसी विशेष लोकोक्ति को पढ़कर या सुनकर हमें हौसला होता है और हम हौसले से ही आगे जीवन में अग्रसर होते हैं और आवश्यकता अनुसार सबको जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है। ग्रामीण समाज में लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक होता है। अनपढ़ लोगों ने साहित्य का अध्ययन तो किया नहीं होता, इसलिए वे लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक करते हैं। जो ग्रामीण गांवों में रहने वाले लोग हैं वो लोकोक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं और लोकोक्तियों का प्रयोग करके ही वे अपनी बात को प्रभावशाली बनाते हैं। और मैंने आम भी देखा है कि कई लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते, परंतु बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां उन्हें याद होती हैं और उससे ही वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से दूसरों को आसानी से समझा देते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि लोकोक्तियां आसानी से सुनने पर ही याद हो जाती हैं और प्रभावशाली तो होती ही है, सुनने वाला भी इससे प्रभावित होता है कि वाकई कई बार
जो हमारे पंजाबी टीचर कोई ऐसी लोकोक्ति बोलते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, तो हम पूछते हैं कि इस बात का क्या अर्थ है, ये आपने मतलब क्या है। तो कहने का भाव कि हमें वो सुनकर बहुत अच्छी लगती है, तब हम उनका अर्थ पूछते हैं, क्योंकि जिस बात का ज्ञान नहीं होता फिर हम उसे आसानी से समझ नहीं सकते। तो हम उसको सुनकर हमें अच्छा लगता है, तो हमें ये लगता है कि नहीं, इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से सुनकर ये अपना प्रभाव तो डालती ही है। बड़ी बात को छोटे से सूत्र रूप में कहकर बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर देना अच्छा लगता है। बहुत सारी बड़ी बात को एक छोटे से वाक्य में ही कह देना बहुत अच्छा लगता है और प्रभावशाली भी लगता है। कवियों के अनुसार चमत्कारी कथन भी इन लोकोक्तियों में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कि रामायण की चौपाइयाँ, रामायण में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं और प्रतिदिन हमें रामायण पाठ करना चाहिए, चौपाइयों को याद करना चाहिए। और बच्चों को विशेषतः किसी दिन मैं एक्टिविटी लूँगी कि रामायण की कोई एक चौपाई सुनाए, तो याद कर लीजिए एक दो चौपाइयाँ, ठीक है। ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो रामायण की चौपाइयाँ, रहीम दास जी के दोहे इत्यादि बहुत ही चमत्कार उत्पन्न करने वाले हैं। थोड़ी बड़ी बात को कम शब्दों में ही कह देते हैं। लोकोक्ति की सामाजिक भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, यहाँ के लोग अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो आदि की जनता में भी इनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तभी तो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में भी लोकोक्तियां और मुहावरों को सम्मिलित किया गया है, ताकि बच्चे जब भाषा सीखें तो उन्हें लोकोक्तियों और मुहावरों का ज्ञान हो, और जिससे जब वो अपनी बात को कहें या अपनी बात को लिखकर बताएं, तो उनकी बात जो है उनके सम्मिश्रण से, लोकोक्ति और मुहावरों को मिलाने से और भी अधिक प्रभावशाली बन जाए। दैनिक जीवन में प्रायः प्रत्येक काम में विविध अवसरों पर इन लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हर दिन बहुत से कामों में, बहुत से अवसरों पर, मौकों पर हम कई लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब आपने ये पैराग्राफ अच्छे से सुन लिया है, रीड कर लिया है। 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगी। आपने वो क्वेश्चन आप जल्दी से अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। मैं नोट करवा रही हूँ, उसके बाद फिर से मैं एक बार आपको ये पैराग्राफ शेयर कर दूंगी और आपको 5 मिनट्स मिलेंगे उसको करने के लिए। क्लियर? रेडी? अपनी नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है, लोकोक्ति के प्रयोग से पहला प्रश्न है, लोकोक्तियां और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? उदाहरण सहित बताइए। फर्स्ट प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? उदाहरण सहित बताइए। साथ ही साथ नोट करते जाओ। सेकंड प्रश्न है, लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में निखार कैसे आ जाता है? सेकंड प्रश्न है, लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में निखार कैसे आ जाता है? थर्ड प्रश्न है, ग्रामीण समाज लोकोक्तियों का प्रयोग ज्यादा क्यों करता है? थर्ड प्रश्न है, ग्रामीण समाज लोकोक्तियों का प्रयोग ज्यादा क्यों करता है? नेक्स्ट, नीचे लिखी लोकोक्तियां का प्रयोग, नीचे लिखी लोकोक्तियों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ओखली में दिया सर, तो मूसल का क्या डर। ओखली में दिया सर, तो मूसल का क्या डर। अब आपको 5 मिनट्स मिलेंगे
और मैं फिर से एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप उनको एक बार फिर से पढ़ सकें और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकें। सो बी रेडी, स्टार्ट योर वर्क, हरी अप।